You're all too weak to see the truth. Well, I believe in truth. But I'm also a big fan of justice. जब भी हम जस्टिस लीग की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक डार्क बैकग्राउंड आता है और सुपरमैन और बैटमैन लड़ते हुए अपीयर होते हैं मार्था पर। जस्टिस लीग डार्क होने के अलावा सबसे इन डेप्थ और वेल स्ट्रक्चर्ड स्टोरी लाइन्स में से एक है। आइए देखते हैं कि ये जस्टिस लीग क्या है और क्या है ये स्नाइडर्स कट। मैं हूं द कॉमिक मैन और ये है द जस्टिस लीग एक्सप्लेन्ड। जस्टिस लीग का इंट्रोडक्शन कॉमिक्स बुक में सबसे पहली बार हमें मिलता है 1960 में पब्लिश हुए द ब्रेव एंड द बोल्ड कॉमिक लाइन में। इसकी कहानी लिखी थी गार्डनर फॉक्स ने। गार्डनर फॉक्स इससे पहले जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका के भी ऑथर रह चुके हैं और वो इस तरीके के टीम अप से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका 1940 के ऑल स्टार कॉमिक इशू 3 में सबसे पहली बार अपीयर हुए थे। इसके कुछ की मेंबर थे डॉक्टर फेट, आरमैन, स्पेक्टर, सैंडमैन, एटम, ग्रीन लैंटर्न और हॉकमैन। हालांकि जस्टिस लीग के बहुत सारे ओरिजिन हैं, लेकिन उनमें से मेरा और बाकी कॉमिक बुक रीडर्स का फेवरेट है जस्टिस लीग ईयर 1। और ये वाकई सबसे अलग जस्टिस लीग स्टोरी लाइन में से एक है, जिसमें वंडर वुमन को रिप्लेस किया था दीना लांस ने, जो कि है ब्लैक कैनरी। इसके अलावा इस टीम में है द फ्लैश, बैरी एलन जो एक क्रिमिनल साइंटिस्ट है, और हैल जॉर्डन यानी ग्रीन लैंटर्न जो अपनी ओवर कॉन्फिडेंट इगोइस्टिक पर्सनालिटी से जूझ रहा है। इसके अलावा इस टीम में है द किंग ऑफ अटलांटिस एक्वामैन और द मार्शियन मैन हंटर। इस टीम अप में बैटमैन और सुपरमैन का बस साइड रोल है, वो दोनों कभी कभार अपीयर होते हैं पूरी स्टोरी लाइन में। और साइबॉर्ग का कहीं पर भी जिक्र नहीं है, जो कि बहुत ही शॉकिंग बात है, क्योंकि साइबॉर्ग एक फाउंडिंग मेंबर रहा है जस्टिस लीग का, चाहे आप कोई भी अडेप्टेशन ले लीजिए उसमें। ये स्टोरी घूमती है कुछ मिस्टीरियस एलियन बींग्स जिनको एपेलेक्स के नाम से जाना जाता है। वो अर्थ को इन्वेड करने आए हैं। हालांकि इस टीम में ज़्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं था, जो स्टोरी को सरप्राइजिंगली बहुत अमेजिंग बनाता है। अगर आपको ये कॉमिक बुक पढ़ना हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके वहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं। डीसी फैंस के लिए सबसे अवेटेड मूवी द जस्टिस लीग, या कहें कि वार्नर ब्रोस की द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। सॉरी, यहाँ हम किसी को रोस्ट करने नहीं आए हैं, वैसे भी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस है जिसमें आपको रोस्टिंग कैसे करते हैं ये बताया गया है। आप वो देख सकते हैं और अपना टाइम बर्बाद कर सकते हैं। खैर 2017 में रिलीज़ हुई इस मूवी का जो हाल हुआ था उसके जिम्मेदार थे वार्नर ब्रोस। इस मूवी का इनिशियल डायरेक्शन किया था जैक स्नाइडर ने, जिनको पर्सनल रीज़न की वजह से ये मूवी छोड़नी पड़ी। उसके बाद वार्नर ब्रोस ने जॉश वीडन को हायर किया। उन्होंने सोचा कि जॉश ने जैसी सक्सेस दी एवेंजर्स को दिलाई थी, वैसी ही पुश ये जस्टिस लीग को भी दे पाएंगे। लेकिन एक आर्टिस्ट को जब तक पूरी फ्रीडम नहीं मिलेगी तब तक वो काम नहीं कर सकता। यही हुआ जॉश वीडन की जस्टिस लीग के साथ। वो बहुत बुरी तरीके से पिट गई और डीसीयू के एग्जिस्टेंस पर तलवार लटक गई। जैक स्नाइडर ने इस मूवी को एज अ फ्यूचर ऑफ डीसीयू के तौर पे बनाया था। वो इस मूवी से सभी कैरेक्टर्स के लिए एक बेस सेट करना चाहते थे और उन्होंने सभी कैरेक्टर्स को प्रॉपर डेवलपिंग टाइम दिया था, जो हमें जॉश वीडन की जस्टिस लीग में देखने को नहीं मिला। फ्लैश, एक्वामैन और साइबॉर्ग के कैरेक्टर्स को इस तरीके से हटा दिया गया था मूवी से जैसे ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाई, और नतीजा ये हुआ कि ये मूवी फेल हो गई। जैक स्नाइडर ने फ्लैश को इंट्रोड्यूस कराने के लिए सबसे पहले उसकी थोड़ी सी ओरिजिन स्टोरी और उसकी गर्लफ्रेंड आइरिस वेस्ट को भी इंक्लूड किया था। आपने शायद वो डिलीटेड सीन देखा हो या ना देखा हो, जिसमें बैरी एलन आइरिस वेस्ट को एक कार एक्सीडेंट से बचाता है। इसके अलावा फ्लैश का बैटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला था। सबसे पहले सुपरमैन के साथ उसके रिजरेक्शन के बाद होने वाली एक बहुत ही बढ़िया लड़ाई, उसके बाद हार्बर बे में पैराडीमंस के साथ लड़ाई, और फाइनल बैटल में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन होने वाला था जिसमें फ्लैश 3 मिनट पीछे जाके अपने हीरोज़ को दोबारा लड़ने का चांस देता है। अकॉर्डिंग टू जैक स्नाइडर, फ्लैश टाइम में पीछे इसलिए जाता है क्योंकि स्टेपन वुल्फ बहुत सारे कैरेक्टर्स को मार चुका होता है और साइबॉर्ग भी मदर बॉक्स की मदद से उसको रोक नहीं पाता। इसलिए फ्लैश टाइम में पीछे जाता है और अपनी टीम को 3 मिनट का एक्स्ट्रा मौका देता है जिससे वो उसे ख़त्म कर सके। 2017 के जस्टिस लीग में एक्वामैन को कॉमेडी करने के लिए रखा गया था, जो कि असली जैक स्नाइडर की मूवी में नहीं था। जैक स्नाइडर के स्नाइडर कट में एक्वामैन को एक बहुत ही डार्क
और डेप्थ वाला कैरेक्टर दिखाया गया है। इसके अलावा एक्वामैन को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला है, जो उसके आने वाली मूवी द एक्वामैन के लिए एक बेस तैयार करती है। मूवी में कॉमेडी को रखने के लिए उन्होंने फ्लैश का कैरेक्टर इंक्लूड किया था। हमें एक्वामैन की ज़रूरत नहीं है कॉमेडी के लिए। अब आते हैं साइबॉर्ग पर। अकॉर्डिंग टू जैक स्नाइडर, साइबॉर्ग इस मूवी का एक मेन कैरेक्टर था क्योंकि वो मदर बॉक्स से बना हुआ है, और जैक स्नाइडर के कट में शायद इसको सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम। इसमें साइबॉर्ग की पूरी ओरिजिन स्टोरी दिखाई गई थी, जिसमें विक्टर स्टोन अपने कॉलेज का एक बहुत ही बढ़िया रग्बी प्लेयर होता है, जो एक कार एक्सीडेंट में अपनी माँ और अपने बॉडी पार्ट्स को खो देता है। इसके डैड स्टार लैब्स में इस पे ऑपरेट करते हैं, जहाँ पर एक इंसिडेंट होता है और मदर बॉक्स इसकी बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। वही मदर बॉक्स के लिए स्टेपन वुल्फ स्टार लैब्स में हमला करता है, जहाँ स्टेपन वुल्फ उसके डैड को मार देता है, जिससे विक्टर स्टोन बदले की आग में जलता है और वो स्टेपन वुल्फ से लड़ने के लिए आता है, जस्टिस लीग में शामिल हो जाता है। फिर इसके अलावा जैक स्नाइडर के कट में सुपरमैन को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल दिखाया गया है। वो अपनी आइडेंटिटी को लेकर बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज दिखता है अपने रेजरेक्शन के बाद। और सबसे बड़ा चेंज था सुपरमैन का सूट। उसका सूट इनिशियली ब्लैक होने वाला था, क्योंकि ब्लैक सूट सन की रेडिएशंस को बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर पाता है, जिससे सुपरमैन को और ज़्यादा एनर्जी मिलती और वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता, अपने फिजिकल फॉर्म में वापस आ जाता। ये कहना ठीक होगा कि जॉश व्हीडन का डायरेक्शन बहुत ही बुरा था जस्टिस लीग को लेकर। जस्टिस लीग में सबसे ज़्यादा इग्नोर जिस कैरेक्टर को किया गया था वो थी वंडर वुमन। उसके कैरेक्टर को खाली शो के लिए रखा गया था, लेकिन जैक स्नाइडर की मूवी में वंडर वुमन स्टेपन वुल्फ को फाइनल बैटल में मारती है। जस्टिस लीग में सबसे बड़ा इंजस्टिस हुआ था विलन्स के साथ। हमें जस्टिस लीग में ये देखने को मिला था कि स्टेपन वुल्फ मेन विलन है, लेकिन स्नाइडर कट में ऐसा नहीं था। स्नाइडर कट में ये दिखाया गया है कि स्टेपन वुल्फ डार्क साइड के लिए काम करता है। अगर आपको मूवी के स्टार्टिंग का इन्वेजन सीन याद हो तो उसमें स्टेपन वुल्फ ने नहीं लीड किया था, उसमें डार्क साइड ने, लेकिन डिजिटली उसको रिमूव कर दिया गया था। हम इसमें ये देखने वाले थे कि जब वंडर वुमन अपने स्वॉर्ड एथेना से स्टेपन वुल्फ का सर काटती है तो उसका सर बूम ट्यूब के थ्रू सीधा डार्क साइड के पैरों में जाकर गिरता है। उसके बाद हमें डार्क साइड का एक प्रॉपर लुक मिलता है। उसके बाद मूवी क्लोज होने वाली थी। इसमें हमें रायन चोई का भी एक कैमियो मिलता है, जो आगे चलकर दी एटम बनता है। आप अगर एरोवर्स फॉलो करते हो तो आपको शायद पता होगा। और हमें मार्शियन मैन हंटर भी दिखने वाला था, जो और कोई नहीं जनरल शॉन विक था, जो हमें मैन ऑफ स्टील में भी दिखे थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे सीन्स थे। आई होप आपको पता चल गया हो कि अब ये स्नाइडर्स कट क्या है, और मुझे भी पता चल गया कि स्नाइडर्स कट क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।